हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। सो बच्चे, आई होप आपने एनसीईआरटी मेरे साथ कंप्लीट कर ली होगी केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर की। तो उसके बाद हम करने वाले हैं अपनी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन वाली सीरीज में कुछ क्वेश्चन। चैप्टर का नाम वही केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। मैं थोड़ा सा बता देती हूँ बच्चे कि आज इस लेक्चर में क्या क्या करने वाले हो आप मेरे साथ कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हो, जिसके साथ साथ आप सही आंसर तो टिक करोगे ही हर क्वेश्चन का, लेकिन जो गलत आंसर होगा उसको भी हम ठीक से एनालाइज करेंगे और देखेंगे किस तरीके से उससे आगे आने वाली थ्योरी हम रिलेट कर सकते हैं। देखो, आपको पता है कि केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर कुछ ज्यादा ही वास्ट चैप्टर है, तो 50 क्वेश्चन में तो रिवाइज नहीं हो सकता। लेकिन बच्चे, मैंने आपके लिए इतने सेलेक्टेड क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं कि आपका पूरा चैप्टर बॉन्ड बनने से लेके कौन से बॉन्ड बनते हैं, किस तरीके से बनते हैं और कौन सा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा स्टेबल है, कौन से मॉलिक्यूल में कौन सा बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा, सब कुछ यहाँ पर कवर कर रखा है। ठीक है, तो ये 50 क्वेश्चन ना कि आपका सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे, बल्कि साथ में एक क्विक और रैपिड रिवीजन कराएंगे आपके पूरे केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर का विद इन 1 to 1.5 आवर्स। चल, so without wasting further time, let's get started with the first question। क्या कहता है पहला क्वेश्चन हमारा? देख, विच कंडीशन फेवर्स द बॉन्ड फॉर्मेशन। बॉन्ड फॉर्मेशन की कंडीशन है, अगर मुझे बॉन्ड बनाना है तो इसका मतलब मुझे दो एटम को क्या करना है, साथ में रखना है। दो एटम को साथ में किस तरीके से रख सकती हूँ? मान लो हमारे पास क्या है बच्चा, दिस इज योर वन एटम। मान लो आपके पास ये पहला एटम है, तो पहला एटम कैसे एग्जिस्ट करेगा? आपके पास ये रहा पहला एटम, इसका क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस, और इसके अराउंड क्या घूम रहा होगा बच्चे, यहाँ पर घूम रहा होगा आपका एक इलेक्ट्रॉन। उसी तरीके से आपका ये क्या होगा बच्चे, दूसरा एटम का न्यूक्लियस और उसका भी क्या घूम रहा होगा, इलेक्ट्रॉन। अब देखो, अगर मैं आपसे डेली लाइफ, रियल लाइफ में पूछूं कि आपके साथ जो हर दिन आपके स्कूल में या फिर क्लास में बैठता है, दैट इज योर व्हाट, तो आप बोलोगे ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है। आपको इसके साथ बैठना क्यों अच्छा लगता है? आप बोलोगे हम दोनों की केमिस्ट्री अच्छी है और हम दोनों में कुछ ना कुछ अट्रैक्शन है। उसी तरीके से अगर आप दोनों में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, इसका मतलब आप दोनों साथ बैठ रहे हो। अगर आप दोनों में फोर्सेस ऑफ रिपल्शन होता तो आप साथ नहीं बैठते। हमें बॉन्ड फॉर्म करना है, हमें दो एटम को साथ में बिठाना है, इसका मतलब इन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चा, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए। और फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन किस तरीके से यहाँ पर डेवलप हो सकता है, ध्यान से देखेंगे। इसका जो न्यूक्लियस है वो थोड़ा सा इसके वाले इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और इसका न्यूक्लियस किसको खींचेगा, इस वाले इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा और दोनों क्या रहेंगे, पास पास रहेंगे। तो इसका मतलब जब भी आपके पास बॉन्ड बनेगा तो उसमें अट्रैक्शन कैसा होना चाहिए, मैक्सिमम। अब देखो, केमिस्ट्री कहती है व्हेनेवर देयर इज अट्रैक्शन देयर इज एनर्जी रिलीज। तो इसका मतलब अगर यहाँ पर अट्रैक्शन हो रहा है, इसका मतलब आपके सिस्टम से काफी सारी एनर्जी क्या हो रही है बच्चे, रिलीज हो जा रही है। यहाँ पर से आपके पास सिस्टम से काफी सारी एनर्जी क्या हो जा रही है, रिलीज। अगर सिस्टम से सारी एनर्जी रिलीज हो जा रही है तो इसका मतलब सिस्टम कैसा होने वाला है, स्टेबल इन नेचर होने वाला है। उसकी ओवरऑल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। चल, अब कंडीशन पढ़ते हैं। मैक्सिमम अट्रैक्शन, बिल्कुल ठीक बात है, अट्रैक्शन मैक्सिमम होना चाहिए। लेकिन दूसरी बार क्या बोल दिया उसने, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, तो यहाँ पर गलत होगा। आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी उस सिस्टम की, मिनिमम हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, मिनिमम अट्रैक्शन, ये तो यहीं पे गलत हो गया। आगे बढ़ते हैं, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, बिल्कुल ठीक बात है, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम एंड मैक्सिमम अट्रैक्शन। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है बच्चा, थर्ड पार्ट इज योर करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विल नेवर ओबे ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल क्या होता है, आपके आउटर मोस्ट शेल में, आउटर मोस्ट शेल में आपका क्या होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स कंटेन करना चाहिए। तो ध्यान से देखते हैं, अगर मैं सोडियम की बात करूं तो सोडियम क्या करता है, अपने आप को Na पॉजिटिव बना देता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना हो जाता है, 2 8। इसका आउटर मोस्ट शेल कितना हो जाता है भाई, 8। बहुत ही बढ़िया। अगर मैं फ्लोरीन की बात करूं तो फ्लोरीन अपने आप को एक नेगेटिव बना के 2 8 बन जाता है, तो इसका आउटर मोस्ट शेल भी कितना हो गया, 8। सल्फर की बात करें तो सल्फर अपने आप में 2 नेगेटिव बना के क्या कर लेता है, 2 8 8 अपनी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेता है। लेकिन अगर मैं किसकी बात करूं,
हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन अपने आप ऊपर एक नेगेटिव करके अपने आउटर मोस्ट में क्या कर लेता है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब ये अपने आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन रख के ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं कर रहा, बल्कि 2 इलेक्ट्रॉन रख के डिप्लेट रूल फॉलो कर रहा है। कौन सा रूल फॉलो कर रहा है बच्चा, डिप्लेट रूल फॉलो कर रहा है। इज दैट क्लियर? तो कौन फॉलो नहीं कर पा रहा है ऑक्टेट रूल को, उसके पास इतने इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है कि वो अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रख सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म NF5 बिकॉज, आपके पास जो नाइट्रोजन है दैट डज नॉट फॉर्म NF5, क्यों नहीं फॉर्म करेगा, ध्यान से देखिएगा। अगर इसको NF5 फॉर्म करना है तो इसके कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 5 बॉन्ड बनाना है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए इसके पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। शुड हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, शुड हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज योर 5। लेकिन अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखा जाए तो कैसे होगा, इसका हो जाता है 1s2 2s2 और 2p3। आपको पता है कि जो ये आउटर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यही बस हमारे पास बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ध्यान से देखना, अगर यहाँ पर 2s2 प्रेजेंट है और यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, 2p3 प्रेजेंट है, तो ये 3 बॉन्ड तो बहुत आसानी से बना देगा, 3 बॉन्ड तो बहुत आसानी से बना देगा क्योंकि 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर इसे 2 और बॉन्ड बनाने हैं तो इसको अपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कराना पड़ेगा, कहाँ पर, डी ऑर्बिटल में, वो भी सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो हमारे पास कहाँ एक्साइट कराना है, 2d, और 2d जैसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। तो 2d ना होने के कारण ये अपना इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं करा पाता, इसलिए 5 बॉन्ड नहीं बना पाता। चलिए अब रीड करते हैं फटाफट से। नाइट्रोजन इज अ मेंबर ऑफ 15th ग्रुप, ये बात बिल्कुल ठीक है, बट क्या ये इसका रीजन है, नहीं। इट कंटेन्स नो एम्प्टी डी ऑर्बिटल, बिल्कुल ठीक बात है, हमारे पास कोई भी डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है इसके पास अपने काम वाला, इसी वजह से ये NF5 नहीं बना पाता। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। द बॉन्ड एनर्जी ऑफ NN इज वेरी हाई, ये भी बिल्कुल ठीक बात है, बट क्या ये इसका रीजन है, नहीं। नाइट्रोजन कैन नॉट रिएक्ट विद F2, ये भी इसका रीजन नहीं। इज दैट क्लियर? चलिए हमें आंसर तो मिल ही चुका है, आगे बढ़ते हैं। फॉर्मल चार्ज ऑफ ऑक्सीजन एटम इन OH नेगेटिव इज, OH नेगेटिव में बताना कैसे बनता है OH नेगेटिव, दिस इज योर OH नेगेटिव। अगर मैं इसका लुईस डॉट देखूं तो दिस इज योर OH नेगेटिव। अगर मैं फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला देखूं तो कैसे होता है भाई, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम, जो भी आपके पास एटम प्रेजेंट है उसका टोटल नंबर ऑफ क्या करोगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखोगे, माइनस कर दोगे किससे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, माइनस कर दोगे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, और फिर माइनस कर दोगे बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय 2, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय 2। ये आपका फॉर्मूला होता है फॉर्मल चार्ज का। अब फटाफट से ना वैल्यू पुट कर देते हैं। अगर ऑक्सीजन का देखा जाए तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है उसके पास, 6, माइनस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अभी कितना है इसके पास, 6, बहुत ही बढ़िया। बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आपको पता है बॉन्ड बनाने के लिए आपको कितने इलेक्ट्रॉन्स लगते हैं, 2, तो कितना हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय 2, आंसर विल बी -1। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है बच्चे, थर्ड पार्ट इज योर करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड बाय 2s 2s 2p 2p एंड 2p 2s। देखो आपको पता है अगर आपके पास ओवरलैपिंग की बात होगी तो जो स्मॉल होंगे वो ठीक से ओवरलैप करेंगे। तो सबसे पहले तो आपका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड वो बनाएगा जिसका n मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये n क्या है बच्चे आपके पास, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, वो बढ़िया बनाएगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है बच्चा, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं आगे, अगर आपका n स्मॉल है तो वही बनाएगा, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर n क्या है बच्चे आपके पास, सारे n सेम है। तो जब n सेम हो जाता है, इफ n इज सेम, लिख लीजिए मेरे साथ साथ, इफ n इज सेम, अगर n सेम हो जाता है तब कैसे होगा, तब आप देखते हो डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। आपको पता है ओवरलैपिंग का मतलब, ये किसकी बात कर रहे हैं बच्चे आपसे, कोवलेंट बॉन्ड की बात कर रहे हैं, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स हो रही है। ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स मतलब फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, किसकी बात कर रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड।
और आपको इतनी बात पता है कि कोवलेंट बॉन्ड कैसा होता है, डायरेक्शनल इन नेचर। कोवलेंट बॉन्ड इज डायरेक्शनल इन नेचर, कोवलेंट बॉन्ड इज डायरेक्शनल इन नेचर। तो आपको पता है अगर आपके पास ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स की वजह से कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है तो वही क्या कराएगा, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी दिखाएगा। तो अगर आपके पास ऑर्बिटल्स डायरेक्शनल इन नेचर होंगे तो वो अच्छा कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे। तो आपको पता है आपके पास P और P अगर आ गया तो दोनों डायरेक्शनल है, बहुत अच्छा कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। ये कब है, जब N का नंबर सेम है। उसके बाद P और S एक नॉन डायरेक्शनल आ गया तो थोड़ा लेस स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, और उसके बाद दोनों ही नॉन डायरेक्शनल तो और ज्यादा छोटा बॉन्ड। इज दैट क्लियर बच्चे, इज दैट क्लियर? इतनी बातें क्लियर होती हैं सबकी? फटाफट से मुझे बताइए, इतनी बातें क्लियर है? चलिए, तो आपके पास क्या ऑर्डर आ जाएगा, PP सबसे बढ़िया, फिर SP, और लास्ट में क्या हो जाएगा आपके पास, SS। तो थर्ड पार्ट आपका क्या है यहाँ पर, ठीक ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय, पाई बॉन्ड कैसे बनता है? पाई बॉन्ड बनता है आपका कोलेटरल ओवरलैपिंग से। किससे? कोलेटरल ओवरलैपिंग से। कोलेटरल ओवरलैपिंग कह दो या फिर क्या कह दो, साइड वाइज ओवरलैपिंग। क्या कह दो बच्चा, साइड वाइज ओवरलैपिंग। चलिए देखते हैं। बाय ओवरलैपिंग ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कभी भी पाई बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करते, क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है, एक मेजर लोब एक माइनर लोब, एक मेजर लोब एक माइनर लोब। तो ऊपर वाला तो अच्छे से कोलेटरल ओवरलैपिंग कर लेगा, लेकिन नीचे वाला अच्छे से इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से ये अपना पाई बॉन्ड नहीं बनाते ठीक से। कौन? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। आगे बढ़ते हैं। ओवरलैपिंग ऑफ एसएस, एसएस जब भी ओवरलैप करेंगे इनके पास लोब ही कितना है, एक। ओवरलैपिंग ऑफ एसएस कैसे होगा भाई, इनके पास लोब ही कितना है, एक लोब है, और आपको पाई बॉन्ड बनाने के लिए दो लोब्स की ओवरलैपिंग चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। हेड ऑन ओवरलैपिंग ऑफ PP, अगर आप एड ऑन ओवरलैपिंग कर दो, ये आपका आ रहा है P और दिस इज ऑल्सो P, फिर से कितना लोब ओवरलैप हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक एक ओवरलैप हो रहा है, तो इसका मतलब ये भी आपका सिग्मा बॉन्ड ही बनाएगा। बाय PP कोलेट्रल ओवरलैपिंग, बहुत ही बढ़िया। कोलेट्रल ओवरलैपिंग मतलब कुछ इस तरीके से ओवरलैपिंग होगी, यहाँ पर एक लोब यहाँ पर दो लोब, तो दो दो लोब दोनों के ओवरलैप कर रहे हैं, तो यही क्या बनाएंगे आपकी पाई बॉन्ड। दिस बोथ विल फॉर्म योर सिग्मा बॉन्ड। ये दोनों क्या बनाएंगे बच्चे, सिग्मा बॉन्ड। ये दोनों सिग्मा बॉन्ड की कंडीशन। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। PP ओवरलैपिंग विल बी ऑब्जर्व्ड इन फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। PP ओवरलैपिंग करनी है आपको, P और P आपको देखना है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो लास्ट है वो कहां पर बैठा हुआ है, ठीक है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, देखो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पास तो P ऑर्बिटल ही नहीं होता, अगर ध्यान से देखा जाए तो जो ओवरलैपिंग करता है इसके पास क्या होता है 1s1, तो इसके पास S ही है, तो हाइड्रोजन कैसे बनेगा आपका, S और S की ओवरलैपिंग से। हाइड्रोजन ब्रोमाइड, फिर से हाइड्रोजन आ गया तो P तो हो ही नहीं सकता, ये कैसे बनेगा आपके पास S और P की ओवरलैपिंग से। अगेन हाइड्रोजन क्लोराइड, S और P की ओवरलैपिंग। लेकिन अगर क्लोरीन को देखा जाए तो क्लोरीन किसकी ओवरलैपिंग से बनेगा, P और P ओवरलैपिंग से बन जाएगा। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर बच्चे? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which of the following exhibit element cannot exhibit sp3 dehybridization state? आपको ये देखना है कि किसके पास d ऑर्बिटल नहीं है, आपको सबका नहीं देखना है, आपको बस देखना है कि किसके पास d ऑर्बिटल नहीं है। तो कार्बन को ध्यान से देखो, इसके पास 2s है 2p है लेकिन 2d नहीं एग्जिस्ट करता, तो ये आपका नहीं बना पाएगा, इट विल नॉट एग्जिबिट। p के पास सब कुछ है, 2 3 3s 3p 3d सब कुछ है, तो ये कर लेगा। क्लोरीन के पास भी सेम 3s 3p 3d, ये भी कर लेगा। बोरोन अगेन 2s है 2p है और d नहीं है, तो ये नहीं कर पाएगा। तो आंसर क्या हो गया, A एंड D। तो सेकंड पार्ट इज योर करेक्ट ऑप्शन। सेकंड पार्ट बच्चे आपका यहाँ पर करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रेडिक्ट द नेचर ऑफ बॉन्ड्स, नेचर ऑफ बॉन्ड्स, आपके पास ये सारे ऑर्बिटल्स गिवन है, आपको नेचर ऑफ बॉन्ड बताना है। दिस इज योर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस और दिस इज योर बॉन्ड्स, ठीक है। इसको यहाँ से काट के नेचर ऑफ बॉन्ड्स ये क्वेश्चन हो गया, और यहाँ पर आपको क्या गिवन है, सारे ऑर्बिटल्स गिवन है, ठीक है, एक्सिस दे रखा है। अब अगर आपको ध्यान से देखा जाए, अगर ये एक्स हो जाए
या तो ये y हो जाए या तो ये z हो जाए। s ऑर्बिटल तीनों पे ही कैसा आएगा, ऐसे। और जब भी एस एस ओवरलैपिंग करेंगे, एक लोब ओवरलैपिंग करेगा, तो आपका हमेशा ही क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ठीक है बच्चे, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगर आपके पास x एक्सिस गिवन है, ये कौन सी एक्सिस है, x। अगर आपके पास s आ गया और px आ गया, मतलब x पे ही प्रेजेंट होगा, फिर से कितने लोग ओवरलैप कर रहे हैं, एक ही। तो इसका मतलब अगेन इट विल फॉर्म योर दिस। चलो आगे बढ़ जाओ। अब क्या है आपके पास, दिस इज योर y एक्सिस। y एक्सिस, एक s आ रहा है और दूसरा क्या आ रहा है, y। अगेन दिस विल बी ऑल्सो सिग्मा, दिस विल बी ऑल्सो सिग्मा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब देखो, इधर कर लेते हैं। जैसे यहां पर इसने बोल दिया दिस इज योर z एक्सिस, ठीक है, इसने क्या बोल दिया इस बार, z एक्सिस। उसके बाद एक आ रहा है आपका s, वो तो तीनों एक्सिस पे सेम आएगा, लेकिन दूसरा कौन सा आ रहा है आपका px। px आपका z एक्सिस के अलोंग कैसा होगा, परपेंडिकुलर इन नेचर। कैसा होगा बच्चे, परपेंडिकुलर इन नेचर। तो ये किस तरीके से आएगा, इस तरीके से आएगा, इस तरीके से आएगा। तो जितनी आपके पास यहाँ पर ओवरलैपिंग होगी, उतनी ही यहाँ पर आपके पास डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग हो जाएगी। तो यहाँ पर जितना आपके पास कंस्ट्रक्टिव हो रहा है, उतना ही डिस्ट्रक्टिव हो रहा है। तो यहाँ पर क्या फॉर्म होगा बच्चे, दिस विल फॉर्म नो बॉन्ड, कोई बॉन्ड फॉर्म ही नहीं होगा। दिस इज नॉट अ कंडीशन फॉर एनी बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। अगर ये आपका एक्स एक्सिस है और इन दोनों पे px आ रहा है, तो ये फिर से एक बॉन्ड ओवरलैप कर रहा है, एक लोग ओवरलैप कर रहा है, दिस विल बी सिग्मा। pz px, ये है आपके पास एक्स वाई एक्सिस, तो py हो गया, ये इस तरीके से आएगा, py दे रखा है आपको, इस तरीके से आएगा। और z कैसे आएगा, इस तरीके से वापस से। इसका एक लोब यूज हो रहा है, इसका दो लोब। ऐसी कोई भी कंडीशन आपके पास बॉन्ड फॉर्मेशन की है ही नहीं। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, दिस विल ऑल्सो फॉर्म नो बॉन्ड, कोई नो बॉन्ड बनेगा, कोई बॉन्ड नहीं बनेगा। pz z एक्सिस, ये आपको पता है, दिस विल फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। अब देखो px और py मतलब y और z एक्सिस है, तो कैसे हो जाएगा बच्चे, ध्यान से देखना कैसे हो जाएगा। दिस विल बी और y और x, y और z। अब x दोनों के ही कैसा होगा, परपेंडिकुलर, दोनों के ही परपेंडिकुलर, तो दो लोब ओवरलैप हो रहे हैं, दिस विल फॉर्म पाई बॉन्ड। अगेन py दोनों अलग एक्सिस, दिस विल ऑल्सो पाई एंड दिस विल ऑल्सो पाई। तो इस तरीके से आपको ओवरलैपिंग के क्वेश्चन आ सकते हैं, आप बहुत आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है बच्चा, चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। विच p ऑर्बिटल ओवरलैप वुड गिव द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड। आपको बोल रखा है स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड कौन सा देगा। तो इतनी बात तो आपको पता है कि अगर मैं सिग्मा और पाई की बात करूं, तो दोनों में से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा है बच्चे आपके पास, सिग्मा बॉन्ड इज योर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, क्योंकि ये एक्सियल ओवरलैपिंग की मदद से बनता है। और पाई जो है आपके पास, दिस इज योर वीक बॉन्ड, दिस इज योर वीक बॉन्ड, क्योंकि ये कोलेट्रल ओवरलैपिंग की वजह से बनता है ना। ठीक है भाई, चलिए तो देखते हैं। ये तो ओवरलैप ही नहीं कर रहे, दिस इज नॉट एनी कंडीशन। ये भी अपना प्लस माइनस, दिस इज ऑल्सो नॉट अ कंडीशन। ये कर रहा है, ये एक एक्सिस पे ओवरलैप कर रहा है, तो दिस इज योर सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन। ये एक्सिस के परपेंडिकुलर है, तो दिस इज योर पाई बॉन्ड। अब आपको बहुत अच्छे से पता है स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा, सिग्मा वाला आपका स्ट्रॉन्ग होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द रेशियो ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन बेंजीन, बेंजीन में बताना है बच्चे। तो दिस इज योर बेंजीन, कैसे होता है भाई, 6 कार्बन होते हैं और 6 कार्बन में से 3 कार्बन के पास डबल बॉन्ड होता है, और सारे कार्बन के पास क्या होता है, एक एक हाइड्रोजन लगा रहता है। तो सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लो, जो सिंगल बॉन्ड है दैट इज योर सिग्मा बॉन्ड, जो डबल बॉन्ड हो गया वो पाई बॉन्ड। तो सिग्मा कितना है, 6 तो कार्बन के बीच में है और 6 कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, तो सिग्मा इज योर 12। और अगर पाई की बात करी जाए तो पाई कितना है आपके पास, 3 ही पाई दिख रहा है। आपसे क्या पूछा है, सिग्मा और पाई का रेशियो पूछा है, तो कितना हो जाएगा, 12 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज योर 4:1। तो आंसर विल बी योर सी पार्ट, 4:1। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज पिरामिडल शेप, पिरामिडल शेप की बात कर रहा है। पिरामिडल शेप कैसे पता चलेगी भाई, सबसे पहले आप निकालोगे इनका हाइब्रिडाइजेशन। क्या निकालोगे बच्चा, हाइब्रिडाइजेशन। और हाइब्रिडाइजेशन निकालने के बाद
आप क्या निकालोगे, इनकी ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में लोन पेयर होगा तो प्लेस करने के बाद आप क्या करोगे, फिर निकालोगे इनकी शेप, फिर निकालोगे बच्चे इनकी शेप। ठीक है बच्चे, तो ध्यान से देखते हैं। अगर BF3 की बात करें तो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन निकालने की बहुत अच्छी ट्रिक है। ट्रिक क्या कहती है कि आप टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करो, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डिवाइड कर दो किससे, 8 से। तो आपका जो भी क्वेश्चन आएगा, जो भी क्वेश्चन आएगा, दैट विल रिप्रेजेंट योर बॉन्ड पेयर्स, दैट विल रिप्रेजेंट योर बॉन्ड पेयर्स, वो भी कौन से, सिग्मा वाले। प्लस अगर आप जो भी रिमाइंडर रख रहे हो, आपके पास एक रिमाइंडर भी आएगा और उसको अगर डिवाइडेड बाय 2 से कर दोगे तो दिस विल रिप्रेजेंट योर लोन पेयर, दिस विल रिप्रेजेंट योर लोन पेयर। और बॉन्ड पेयर और लोन पेयर को मिला के, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर को मिला के आप क्या निकाल सकते हो, फिर स्टेरिक नंबर। और अगर एक बार स्टेरिक नंबर आ गया उसके बाद आप क्या निकाल सकते हो, अपनी हाइब्रिडाइजेशन। और हाइब्रिडाइजेशन के बाद लोन पेयर आपको पता है कितने हैं, यहां पर करके आप उनकी ज्योमेट्री और शेप बता सकते हैं। इज दैट क्लियर, ये आपको चीज याद रखनी है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं करना किस तरीके से होगा। BF3 आपको पता है बोरोन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, सबसे पहले तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं हमें। तो कितने होते हैं इसके पास, दिस इज योर 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अच्छा बोरोन है, इस पास टोटल ही होते हैं, तो कैसे हो जाएगा, 1s2 2s2 2p1। तो कितने वैलेंस है, ये वाले काउंट करने हैं आपको, कितने वैलेंस है, 3 वैलेंस है, बहुत ही बढ़िया। प्लस फ्लोरीन के पास कितने वैलेंस है, 7, तो ये हो गया 3 + 21, दैट इज योर 24। अब 24 को डिवाइड कर दो कितने से, 8 से, तो कितना आंसर आ जाएगा, क्वेश्चन आ जाएगा आपके पास 4 प्लस लोन पेयर आ जाएंगे आपके पास 0, सॉरी क्वेश्चन आ जाएगा आपके पास 3, गलती से हो गया, क्वेश्चन आ जाएगा आपके पास 3 और लोन पेयर आ जाएंगे आपके पास 0। तो ये जो 3 है दिस इज योर बॉन्ड पेयर्स और ये क्या है आपके पास, लोन पेयर। तो इसका स्टेरिक नंबर कितना आ जाएगा बच्चे, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर 3 में क्या होता है आपका sp2, sp2 में ज्योमेट्री क्या होती है आपके पास, ट्राइगोनल प्लानर। और अगर ध्यान से देखा जाए तो इसके पास एक भी लोन पेयर नहीं है, तो इसकी शेप भी क्या होगी, शेप विल ऑल्सो बी ट्राइगोनल प्लानर। तो ये तो हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, ये हो गया आपका ए पार्ट। अब हम बढ़ते हैं बी पार्ट की तरफ, बी पार्ट की तरफ बढ़ते हैं भाई। चलिए बी पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, कैसे हो जाएगा, ध्यान से देखना। आपके पास क्या प्रेजेंट है, CH3 है ना, आपके पास क्या प्रेजेंट है, CH3। चलिए अब देखते, ओ सॉरी H3O पॉजिटिव, H3O पॉजिटिव। तो ध्यान से देखना, अब इसमें कैच होता है, बस ट्रिक में आपको अज्यूम करना पड़ता है कि आपके पास जो हाइड्रोजन है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7, बस यही कैच है और कुछ भी कैच नहीं है। तो ध्यान से देखना, इसका काउंट करो, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 7 इंटू 3 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है, 6। अब एक जो टोटल पॉजिटिव चार्ज है उसको क्या करेंगे हम, माइनस करते हैं। इज दैट क्लियर भाई, तो कितना हो गया, 21 + 5 दैट इज योर 26, दैट इज योर 26। अब क्या करेंगे, इस 26 को डिवाइड कर देंगे हम कितने से, 8 से। तो क्या आ जाएगा, क्वेश्चन विल बी 3 और रिमाइंडर विल बी 2, तो 2 डिवाइडेड बाय 2 विल बी 1। तो ये कितना है इसका बॉन्ड पेयर और ये कितना है इसका लोन पेयर। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर, दिस इज योर बॉन्ड पेयर, दिस इज योर लोन पेयर। तो स्टेरिक नंबर कितना हो जाएगा बच्चे, 3 + 1 दैट इज योर 4 में हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3। sp3 में क्या होती है ज्योमेट्री, ज्योमेट्री इज योर टेट्राहेड्रल, एक लोन पेयर है। तो आपके पास फिर शेप क्या हो जाएगी, जब भी टेट्राहेड्रल में एक लोन पेयर हो जाता है तो शेप क्या हो जाती है, शेप विल बी और पिरामिडल, शेप विल बी और पिरामिडल। और आपसे क्वेश्चन में पूछा भी क्या गया था, पिरामिडल शेप ही पूछा गया था। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, सेकेंड पार्ट। कैसे बनेगा भाई, ऑक्सीजन बीच में 4 बॉन्ड ऐसे, एक लोन पेयर होगा टेट्राहेड्रल में और बाकी 3 ऐसे पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर होगा आपके पास,
ऑक्सीजन के पास। तो दिस इज योर ज्योमेट्री ऑफ सॉरी शेप ऑफ H3O पॉजिटिव। उसी तरीके से आप इन दोनों की भी निकाल सकते हो। तब तक हम आगे बढ़ते हैं। अमंगेस्ट द फॉलोइंग द नॉन प्लेनर स्पीशीज आर। आपको बतानी है नॉन प्लेनर स्पीशीज। नॉन प्लेनर स्पीशीज मतलब जो एक प्लेन में एग्जिस्ट नहीं करती हैं। तो ध्यान से देखना, अब आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालने की ट्रिक मैंने बता दी एक क्वेश्चन से। अब मैं डायरेक्ट हाइब्रिडाइजेशन निकालूंगी और आप खुद से वीडियो पॉज करके हाइब्रिडाइजेशन की ट्रिक से सॉल्व कर। ठीक है, तो देखो अगर मैं CO3 पॉजिटिव को देखूं तो ये कैसा होता है बच्चे, दिस इज योर ट्रायगोनल प्लानर इन नेचर। दिस इज योर ट्रायगोनल प्लानर इन नेचर। तो किस तरीके से होगा ये, अब नाम में ही प्लेनर है तो ये नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर तो नहीं हो सकता। तो जिसमें भी CO3 आ जाएगा वो तो ऑप्शन नहीं होगा। तो ये क्या है आपके पास CO3, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ये क्या है आपके पास CO3, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ये भी क्या है आपके पास CO3। तो पहले वाले से ही आपका ऑप्शन क्लियर हो चुका है। दैट इज योर फर्स्ट ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। CO3 प्लेनर है, आपसे पूछा क्या है, नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर्स पूछे। इज दैट क्लियर। तो एक ऑप्शन भी अगर आप एलिमिनेट कर रहे हो, एक पहला ही एलिमिनेट कर रहे हो, तो आपको आपका करेक्ट ऑप्शन मिल जा रहा है। इसी तरीके से तो टाइम बचता है हमारा नीट में। चल आगे बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल स्पीशीज हैव पी पाई एज वेल एज पी पाई डी पाई बॉन्डिंग। देखो ये क्वेश्चन में आप किस तरीके से अपना टाइम बचा सकते हो, वरना आपको हर एक ओवरलैपिंग खोल खोल के देखनी पड़ेगी, इसका कौन सा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है, इसका कौन सा। देखो इसकी भी बच्चे हमारे पास क्या है ट्रिक, तो फटाफट से ट्रिक देख लीजिए। अगर आपके पास sp हाइब्रिडाइजेशन है तो उसके पास जितने भी पाई बॉन्ड्स होंगे, ऑल पाई बॉन्ड्स विल बी पी पाई। सारे पाई बॉन्ड कैसे होंगे, पी पाई इन नेचर होंगे। लेकिन अगर आपके पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी तो फर्स्ट बॉन्ड उसका कैसा होगा, पी पाई। फर्स्ट बॉन्ड कैसा होगा बच्चे उसका, पी पाई। अगर एक ही बॉन्ड है तो पी पाई होने वाला है। लेकिन जो रेस्ट ऑल पाई बॉन्ड्स है, रेस्ट ऑल पाई बॉन्ड्स आपके कैसे होंगे, पी पाई डी पाई होंगे, पी पाई डी पाई होंगे। और आगे की जो भी हाइब्रिडाइजेशन बच गई, sp3 sp3d sp3d2 sp3d3, ये सब क्या कंटेन करेंगी, दे विल कंटेन ऑल पाई बॉन्ड एज पी पाई डी पाई। ये कैसे कंटेन करेंगे, पी पाई डी पाई के फॉर्म में कंटेन करेंगे। तो ये आपको ट्रिक बस याद रखनी है। अब आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है तो ध्यान से देखिएगा, CO2 इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp। तो इसके पास जितने भी पाई बॉन्ड होंगे वो दोनों कैसे होंगे, पी पाई इन नेचर हो। और आपको पता भी है इन दोनों के पास तो डी ऑर्बिटल होता ही नहीं है, तो इनको ना चाहते हुए पाई बॉन्ड किससे बनाना पड़ रहा होगा, पाई पी से ही बनाना पड़ रहा होगा। इतनी बात तो आपको समझ आती है। अगर मैं इसका देखूं SO2 कैसा होता है आपके पास, sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाला होता है। और SO2 का स्ट्रक्चर कैसा होता है भाई, ये है आपका SO2। तो इसका मतलब जो पहला बॉन्ड होगा दैट इज मेड अप ऑफ पी पाई, लेकिन जो सेकंड बॉन्ड होगा दैट इज मेड अप ऑफ पी पाई डी पाई, क्योंकि हमने यही देखा। और आपसे क्वेश्चन में भी क्या पूछा हुआ है, पी पाई एज वेल एज पी पाई डी पाई। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन तो मिल चुका है, कौन सा, सेकंड पार्ट। इज दैट क्लियर। चलिए आगे आप देख लेना, आपके हाइब्रिडाइजेशन sp2 नहीं आएगी। चलो देख ही लेते हैं एक बार तसल्ली के लिए। इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी बच्चे, sp3। इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसके, 2 और इसके 4, तो 6 इलेक्ट्रॉन तो चले गए आपके पास। कैसे होता है भाई इसका स्ट्रक्चर, ऐसे कुछ इस तरीके से। यहां पर आपके पास बना होगा एक F। तो ये कौन सी हाइब्रिडाइजेशन दिखाता है बच्चा, sp3d हाइब्रिडाइजेशन दिखाएगा। इज दैट क्लियर। तो ये भी आपका किस कैटेगरी में फॉल करेगा, पी पाई डी पाई वाली कैटेगरी में फॉल करेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। When p character of hybridized orbital formed by s and p orbital increases, then the bond angle। वो कह रहा है आपसे कि अगर आपका p कैरेक्टर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बढ़ेगा,
पी करेक्टर का क्या मतलब है, जैसे कि आपके पास sp है, अभी इसमें पी करेक्टर कितना है आपके पास 50% प्रेजेंट है, लेकिन जैसे ये sp2 हो जाएगा तो अब पी करेक्टर कितना हो गया 66.66% हो गया, है ना। और अगर ये sp3 है तो आपका पी करेक्टर कितना हो गया 75% हो गया। तो ध्यान से देखो, आपका जैसे जैसे पी करेक्टर बढ़ रहा है बॉन्ड एंगल में क्या फर्क आता है, तो बॉन्ड एंगल लिखते हैं फटाफट से। बॉन्ड एंगल कैसा हो जाएगा आपके पास, इसका बॉन्ड एंगल होता है आपका 180 डिग्री, है ना, और इसका बॉन्ड एंगल कितना होता है 120 डिग्री, और इसका कितना होता है 109.5 डिग्री। तो जैसे जैसे पी करेक्टर बढ़ रहा है आपका बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, फर्स्ट पार्ट। अगर p character of hybridized orbital increases then bond angle decreases. Is that clear? Is that clear? चलिए आगे बढ़ते हैं। The hybridization state of the central atom of the following ions. इन सभी ions की आपको hybridization state बतानी है, तो कर दो भाई फटाफट से। कैसे हो जाएगा, I के पास टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करो भाई। सबसे पहले किसका हो रहा है आपका I3 नेगेटिव, तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करो। कैसे हो जाएगा भाई, I के पास कितने होते हैं आपके पास 7 मल्टीप्लाई बाय 3, जो भी आपका एक पॉजिटिव है उसको क्या करेंगे तो 22, तो 22 डिवाइडेड बाय 8 कितना हो जाएगा भाई, एक तो आएगा आपके पास 16 पे चला जाएगा तो 2, 16 पे चला जाएगा तो 2, तो क्या क्या बच गया आपके पास 6 डिवाइडेड बाय 2, 6 डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना आ जाएगा 3। तो 2 तो क्या है इसके पास बॉन्ड पेयर, कौन से सिग्मा वाले, और 3 क्या है इसके पास लोन पेयर। तो जब आप इसका स्टेरिक नंबर कैलकुलेट होगा तो किस तरीके से कैलकुलेट होगा, 2 + 3 दैट इज योर 5, 5 इज फॉर sp3d, तो इसका क्या हो जाएगा भाई sp3d। और ऐसे आपके पास दो ऑप्शन कैंसिल आउट हो गए, कौन कौन से, एक तो फर्स्ट और एक फोर्थ। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगर दूसरा वाला निकाल लिया तो यहां पर से एक ऑप्शन वैसे ही क्लियर हो जाएगा, है ना। तो ध्यान से देखते हैं, ICl4 का देख लेते हैं भाई, ICl4 नेगेटिव, यही तो है हमारे पास, और ये क्या है आपके पास ICl2 नेगेटिव। ठीक है, ध्यान रखना है इतनी चीजों का। चलो अब देखते हैं, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन आयोडीन का 7 प्लस क्लोरीन का भी 7, और आपका टोटल क्या हो जाएगा -1, तो +1 कितना हो जाएगा भाई 36। अब देखो 36 डिवाइडेड बाय 8 तो कितना आ जाएगा भाई 4 + 36, 32 चला गया, कितने बच गए 4 बच गए आपके पास, है ना। 32 चला गया, 4 बच गए, 4 डिवाइडेड बाय 2। तो ये क्या बता रहा है बच्चे आपके पास, दिस इज शोइंग योर बॉन्ड पेयर्स, और ये क्या बता रहा है बच्चे आपके पास, दिस इज शोइंग यू लोन पेयर्स। तो कैसे हो जाएगा स्टेरिक नंबर, स्टेरिक नंबर विल बी 4 + 2 दैट इज योर 6, 6 में क्या हो जाएगा sp3d2। क्लियर है इतनी बात। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया है, आपका सेकंड पार्ट इज योर करेक्ट ऑप्शन। चल आगे बढ़ते हैं अब फटाफट से। मॉलिक्यूलर शेप ऑफ SF4, CF4 और XeF4। आई होप आप सबको ये वाली शेप्स पता हो। तो आपके पास SF4 कैसा दिखता है बच्चे, सीसॉ शेप में दिखता है कुछ इस तरीके से। तो कितना लोन पेयर है इसके पास, एक लोन पेयर है। CF4 के पास कितना होता है आपके पास 0 लोन पेयर होता है। और अगर XeF4 की बात करी जाए तो XeF4 के पास 2 लोन पेयर इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। तो 1 0 2 ऐसा कोई ऑप्शन है, बिल्कुल आपके पास फोर्थ ऑप्शन 1 0 और 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं फटाफट से। द परसेंटेज एस करेक्टर बताना है इसमें। कैसे निकालते हो भाई एस करेक्टर, आपको पता होता है जितने भी एस हैं डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 100। तो कितने एस हैं, एक एस है। टोटल कितने आपके पास, टोटल इसका क्या हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3 होता है ना। टोटल कितना है आपके पास 3p और एक s, तो 4 टोटल आपके पास प्रेजेंट है मल्टीप्लाई बाय 100, तो दैट इज योर 25%। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी फोर्थ पार्ट। चलिए इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं फटाफट से।
विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी। ऑल द कंपाउंड्स हैविंग पोलर बॉन्ड्स हैव डाइपोल मोमेंट, ये तो गलत स्टेटमेंट हो गई। ध्यान से देखा जाए BF3 को देखते हैं, इनके पास पोलर बॉन्ड प्रेजेंट है। पोलर बॉन्ड कैसे है, दिस इज योर पार्शियल नेगेटिव एंड दिस इज योर पार्शियल पॉजिटिव, तो इसका डाइपोल का मोमेंट किस तरफ जाएगा, इस तरफ, इसका इस तरफ और इसका इस तरफ। लेकिन अगर देखा जाए तो इन दोनों का मिला के एक नेट डाइपोल मोमेंट इधर आएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा आपके पास, नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो जाएगा। दिस विल बी और नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो ये तो बात गलत हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, SO2 इज नॉन पोलर। SO2 नॉन पोलर है क्या आपके पास, देखो बिल्कुल ठीक बात है, दिस इज योर करेक्ट, नॉन पोलर है आपके पास। क्या है क्या, नहीं, आपको देखने से लग रहा है SO2 नॉन पोलर है, पर दिस इज योर पोलर, इसका डायपोल इस साइड, इसका डायपोल इस साइड, रिजल्टेंट इस साइड, इसका ऊपर, कुछ ना कुछ कैंसल आउट होगा, पर पूरी तरीके से मैग्नीट्यूड कैंसल आउट नहीं हो सकता, क्योंकि एक बॉन्ड पेयर का डायपोल है और एक उसका है, तो इसका कुछ ना कुछ डायपोल रहेगा, और कुछ ना कुछ डायपोल रहेगा, तो ये क्या कहलाएगा, पोलर इन नेचर। जब डायपोल नहीं रहता तब ये क्या हो जाता है, तब ये हो जाता है नॉन पोलर इन नेचर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। H2O मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर हैविंग पोलर बॉन्ड्स, फिर से गलत बात हो गई। H2O भी कैसा होता है आपके पास, पोलर इन नेचर, नॉन पोलर नहीं होता। इन दोनों का ऊपर की साइड, इन दोनों का भी प्लस होगा, तो और ज्यादा डायपोल मोमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो दिस विल बी ऑल्सो योर नॉन पोलर, सॉरी पोलर, गलती से नॉन पोलर निकल रहा है। ठीक है, तो दिस विल बी और पोलर। PH3 इज पोलर मॉलिक्यूल हैविंग नॉन पोलर बॉन्ड, बिल्कुल ठीक बात है। PH3 कैसा दिखता है आपको, आपको पता है कि इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, सेम, तो इनके बॉन्ड्स कैसे हैं, नॉन पोलर, बट ये लोन पेयर होने के कारण इनका ओवरऑल डायपोल मोमेंट कहाँ जाता है, ऊपर के साइड जाता है, तो पूरा मॉलिक्यूल कैसा हो जाता है, पोलर इन नेचर। इट डज नॉट हैव जीरो डायपोल मोमेंट, तो ये क्या कहलाएगा, दिस विल बी और पोलर। ठीक है बच्चा, चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच सेट ऑफ मॉलिक्यूल इज पोलर, अगेन आपको पोलर बताना है। पोलर मतलब जिसका डायपोल मोमेंट जीरो ना, तो XgF4, XgF4 को ध्यान से देखा जाए तो कैसे होता है, XgF4 अभी बताया था आपसे, दिस इज योर XgF4। ए पार्ट करते हैं पहले, तो क्या कैसे हो जाएगा भाई, लोन पेयर का लोन पेयर से कैंसल आउट, और सारे फ्लोरीन्स का आपस में कैंसल आउट, तो ये क्या करेगा आपका, पोलर नहीं रहेगा, नॉन पोलर हो जाएगा। तो ये तो गलत हो गया, ये तो ऐसे ही गलत हो गया। PCl5, PCl5 कैसे होगा भाई, PCl5 ये रहा आपका Cl, ये रहा आपका Cl, ये दोनों आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, और ये तीनों एक प्लेन में हैं, तो इसका डायपोल कहाँ जाएगा, ध्यान से देखना, इसका डायपोल इस साइड, इसका डायपोल इस साइड, दोनों का एक रिजल्टेंट इस साइड, और इसका डायपोल इस साइड, दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे, ये ऊपर नीचे कैंसल आउट हो जाएंगे, इसका मतलब इसका म्यू भी कितना आएगा, जीरो, तो ये भी आपका नॉन पोलर है, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अब देखते हैं SnCl2, SN कौन सी उसमें आता है भाई, बोलो, कार्बन फैमिली से, तो ये कैसे होगा भाई, आपके पास दो बॉन्ड बना के बैठा होगा और आपके पास एक लोन पेयर प्रेजेंट, कार्बन फैमिली से होगा, कुछ इस तरीके से बनाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखना, ये नीचे की साइड जाएगा, ये भी नीचे की साइड जाएगा, और ये ऊपर की साइड जाएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ कुछ आएगा, पर पूरी तरीके से कैंसल आउट नहीं होगा, इसका मतलब दिस इज योर नॉन पोलर नहीं है, पोलर है। अगर इसकी बात करो तो ये कैसे हो जाएगा भाई, SO2, SO2 भी इस तरीके से ही बनता है जैसे ये बना हुआ है, तो अगेन आप देख सकते हो कि दिस इज ऑल्सो नॉट नॉन पोलर, इट इज ऑल्सो पोलर। NO2, NO2 कैसा बनता है भाई, दिस इज योर ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, NO2 इज योर ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, तो ये भी कैसा होता है बच्चे आपके पास, दिस इज योर पोलर इन नेचर, ये कैसा हो जाता है आपके पास, पोलर इन नेचर। ठीक है भाई, रेजोनेंस में प्रेजेंट होता है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होने के कारण दिस इज ऑल्सो नॉट नॉन पोलर। ठीक है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, यही आपका करेक्ट ऑप्शन प्रेजेंट। इज दैट क्लियर, क्लियर होती है बच्चे इतनी बातें आपको, चाहिए आगे बढ़ते हैं। PCl5 इज नॉन पोलर बिकॉज, PCl5 नॉन पोलर क्यों है, PCl बॉन्ड इज नॉन पोलर, ये तो गलत बात हो गई, PCl बॉन्ड नॉन पोलर थोड़ी होता है, ये तो पोलर होता है। इट्स डाइपोल मोमेंट इज जीरो, वेरी गुड,
इसका जो डायपोल मोमेंट होता है वो 0 होता है। पीसीएल बॉन्ड इज पोलर, अगर वो पोलर की वजह से हो रहा होता तो पोलर होता। पीसीएल हैव इक्वल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो ये भी गलत है, एक की 3 होती है और एक की 2.1 होती है। Which of the following has the highest dipole moment? Highest dipole moment, जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर होगा उसका डायपोल मोमेंट उतना ज्यादा होगा, क्योंकि वो उतना ज्यादा चार्ज क्रिएट करेगा। तो आप करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? HF इज योर करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। लार्जेस्ट डायपोल मोमेंट पूछा है सब में, तो फर्स्ट क्या है आपके पास? CH4। ये तो सारे ही सेम है एटम और पिरामिड शेप है, तीनों का एक रिजल्टेंट नीचे और इसका ऊपर, कैंसल आउट हो जाएगा। ये तो कैसा है? दिस इज योर नॉन पोलर इन नेचर, दिस इज योर नॉन पोलर इन नेचर। अगेन अगर थर्ड वाले की बात करी जाए, थर्ड वाले की बात करी जाए तो फिर से ये कैसा हो जाएगा भाई? ये भी सारा इक्वल है, Cl 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 ऐसे, तो ये भी इस साइड, ये भी इस साइड, ये भी इस साइड, तीनों का रिजल्टेंट नीचे और इसका ऊपर, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा। दिस इज ऑल्सो नॉन पोलर। अब इन दोनों की बात करी जाएगी तो जो जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर उतना ज्यादा, तो सेम ही है, यहाँ पर आपका H प्रेजेंट है, Cl Cl Cl, तो ये नीचे की साइड, ये नीचे की साइड, ये नीचे की साइड, ज्यादा खींचेगा ये प्रोवाइड करेगा, तो जो ज्यादा खींचेगा दैट विल बी और मोर पोलर। तो आपका कौन सा आंसर ठीक हो जाएगा भाई? आपका सेकंड पार्ट ठीक हो जाएगा। अगर यहाँ पर ध्यान से देखा जाए तो H प्रोवाइड तो करेगा इसको, देखो ध्यान से देखना, तो ये कैसा हो जाएगा? अब यहाँ पर Br आ चुका है, यहाँ पर क्या आ चुका है? Br, तो ये तीनों खींचेगा पर उतनी इंटेंसिटी से नहीं खींचेगा जिसकी वजह से हमारा, सॉरी I है, I तो और कम इंटेंसिटी से खींचेगा जिसकी वजह से आपका डायपोल मोमेंट थोड़ा सा कम आएगा। किसके कंपैरिजन में? हमारे Cl के कंपैरिजन में। इज दैट क्लियर? तो आपका सेकंड पार्ट ही क्या है? करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। द मॉलिक्यूल डज नॉट हैव जीरो डायपोल मोमेंट, तो साफ साफ दिखाई दे रहा है आपको HCl कैसा होगा भाई? एक ही बॉन्ड होगा, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। बाकी सब में आपको क्या दिखाई दे रहा है? अगर फर्स्ट की बात करूं CO2 लीनियर मॉलिक्यूल, एक इस साइड एक इस साइड, कैंसल आउट हो जाएगा। थर्ड की बात करो BF3, बहुत बार कर लिया भाई, अब तो ये रट जाना चाहिए, ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे, इस दोनों का डायपोल नीचे, कैंसल आउट। और अगर CCl2 की बात करें तो ये अभी किया लास्ट पेज पे, देखो डायपोल मोमेंट से हर बार क्वेश्चन आता है, इस वजह से डायपोल मोमेंट क्या है बच्चे आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इज दैट क्लियर? डायपोल मोमेंट से हर बार क्वेश्चन आ रहा है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। द आयन दैट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद CO एंड हैविंग सेम बॉन्ड ऑर्डर। अगर CO की बात करी जाए तो कितने इलेक्ट्रॉन्स है बच्चे इसके पास? कार्बन के पास प्रेजेंट है 6 और ऑक्सीजन के पास प्रेजेंट है 8, कितने हो गए भाई? 14। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? 3। ये हमने ट्रिक याद रख रखी है। तो 3 बॉन्ड ऑर्डर किस किस का है? ध्यान से देखना, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7 प्लस एक 1, तो ये कितना हो गया? 14। तो यही आपका क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। आगे देख लेते हैं एक बारी, ये कैसे हो जाएगा? O2 कितना हो जाएगा भाई? 16 प्लस 1 तो माइनस कर दिया 15, बॉन्ड ऑर्डर विल बी 2.5। जैसे ही एक नंबर से इलेक्ट्रॉन बढ़ता है आपका बॉन्ड ऑर्डर घटने लगता है, किससे? 0.5 से। O2 माइनस, तो 16 प्लस 1 दैट इज योर 17, तो आपके पास कितना हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर? 1.5। अगर N2 पॉजिटिव की बात करें तो 14 तो N2 का हो गया, माइनस 1 दैट इज योर 13, तो अगेन बॉन्ड ऑर्डर विल बी 2.5। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है भाई? Cn नेगेटिव इज योर करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक? पैरामैग्नेटिक कैसे ढूंढते हैं भाई? अगर आपके पास ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज आ जाए, या फिर 10 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज हो, या फिर आपके पास 16 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज हो, टोटल इलेक्ट्रॉन, तो वो पैरामैग्नेटिक इन नेचर होता है। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। तो कैसे हो जाएगा? O2 कैसे हो जाएगा भाई? 16 प्लस 1 17 इलेक्ट्रॉन, तो यही करेक्ट ऑप्शन है, यही करेक्ट ऑप्शन है। बाकी देख लो Cn, अभी देखा था आपने 14 इलेक्ट्रॉन, ये भी 14 इलेक्ट्रॉन, ऑड नहीं है, इवन है, इवन है। यहाँ पर देखो 7 प्लस 8 माइनस 1, फिर से क्या हो गया? 14 इलेक्ट्रॉन, अगेन
पैरामैग्नेटिक नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आयन डू नॉट हैव बॉन्ड ऑर्डर ऑफ 2.5? 2.5 किसका नहीं है? 2.5 किस किस का होता है भाई? अगर 13 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है या फिर 15 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। तो देखते हैं इसका क्या होना चाहिए, 16 - 1 मतलब 17, तो यही आपका करेक्ट ऑप्शन है। इसका ध्यान से देखा जाए, 14 - 1 दैट इज योर 13, ये कैसे हो जाएगा, O2 पॉजिटिव। 16 - 1 दैट इज योर 15, बिल्कुल ठीक बात है, ये भी क्या हो जाएगा 15, तो पहला ऑप्शन है आपका करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। The electrons add to which of the following orbital during change of N2 to N2 minus? आपके पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितना फुल्ली फिल्ड होता है, आपके पाई और सिग्मा सारे भर जाते हैं। आपका N2 माइनस मतलब एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, तो वो कहां पर ऐड होगा, दैट विल गोइंग टू ऐड ऑन दी पाई स्टार ऑर्बिटल। कहां पर ऐड होगा, पाई स्टार ऑर्बिटल में ऐड होगा। ठीक है बच्चा, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग स्पीशीज डज नॉट एग्जिस्ट? डज नॉट एग्जिस्ट का क्या मतलब है, आपका बॉन्ड ऑर्डर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। बॉन्ड ऑर्डर कितना आना चाहिए बच्चा, 0 आना चाहिए। तो देखते हैं फटाफट से, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, He पॉजिटिव। कैसे करोगे भाई, बॉन्ड ऑर्डर का होता है आपके पास हाफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स। चलिए, अगर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की बात करी जाए तो आपके पास He2 कैसे बनेगा, यहाँ पर आपके पास आएगा 1s2 और यहाँ पर आएगा आपके पास 1s1। अब इन दोनों का मिला के आपको एक नीचे मिलेगा एक ऊपर मिलेगा, तो बॉन्डिंग में कितने आ जाएंगे 2 और इसमें कितने आएंगे 1, तो बॉन्डिंग में 2 - 1 दैट इज योर 1 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज योर 0.5, तो ये तो एग्जिस्ट करेगा। H2 पॉजिटिव, H2 पॉजिटिव में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन आएगा 1s1 और 1s0, तो वो तो सिर्फ बॉन्डिंग में रहेगा, तो इसका भी कितना हो जाएगा 0.5, इट विल ऑल्सो एग्जिस्ट। H2 माइनस, तो सेम केस हो गया यही वाला, तो ये भी एग्जिस्ट करेगा, इसका भी 0.5, इसका भी 0.5। ठीक है भाई। Be2 कितने इलेक्ट्रॉन्स है टोटल, 8 इलेक्ट्रॉन्स। 8 इलेक्ट्रॉन्स कैसे डिवाइड होंगे, आपके पास आएगा 1s2 और 2s2, इधर से भी ऐसे ही आएगा 1s2 2s2, ये दोनों बनाएंगे कुछ कुछ ऑर्बिटल्स और ये दोनों बनाएंगे कुछ कुछ ऑर्बिटल्स, तो भर दो भाई फटाफट से। 2 बॉन्डिंग में आ गए, 2 एंटी बॉन्डिंग में आ गए, 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। 2 बॉन्डिंग में आ गए, 2 एंटी बॉन्डिंग में आ गए, ये वाले भी 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो ध्यान से देखो, बॉन्डिंग में कितने हैं आपके पास 4, एंटी बॉन्डिंग में भी कितने हैं 4, तो 4 - 4 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज योर 0, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 है, मतलब ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द स्पीशीज नॉट हैविंग द सेम बॉन्ड ऑर्डर ऑफ द अदर 3, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना निकाला था अभी हमने 0.5, इसका भी कितना निकाला था 0.5, इसका भी कितना निकाला था 0.5, इसका फटाफट से निकाल लेते हैं। अगर Li2+ की बात करें तो कितने इलेक्ट्रॉन है 6, कैसे भरे जाएंगे भाई 1s और 2s, 2s से 1 और यहाँ पर 2, तो ये बनाएगा 2 1s ही लाएगा, है ना, 1s ही लाएगा, और ये भी बनाएगा 2 2s1 ही लाएगा, तो कैसे हो जाएगा 1 2 3 4 और यहाँ पर 2, तो कितना बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा भाई, बॉन्डिंग में कितने हैं 4 माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं 2, तो 2 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज योर 1, तो इसका ही बॉन्ड ऑर्डर सबसे अलग आ रहा है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। द मिनिमम बॉन्ड लेंथ विल बी ऑब्जर्व्ड, मिनिमम बॉन्ड लेंथ कैसे बताई जाएगी भाई, जिसके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं उसकी बॉन्ड लेंथ भी क्या होती है बच्चा, ज्यादा होती है, तो मतलब जिसके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे उसकी बॉन्ड लेंथ भी कम होगी। तो देखते हैं, अगर यहाँ पर बात करी जाए तो इसके पास क्या है, इसके पास क्या है भाई, मतलब बॉन्ड ऑर्डर के हिसाब से देखा जाएगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाद में देखते हैं। सबसे पहले आप देखोगे कि जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। वो जो मैंने बताया टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाला, वो तब देखोगे जब आपका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा बच्चा, सेम हो जाए। इज दैट क्लियर? तो चल देखते हैं फटाफट से। O2 की बात करी जाएगी, कितना है 16, तो आपका बॉन्ड ऑर्डर विल बी 2, O2 पॉजिटिव 15 इलेक्ट्रॉन 2.5, इसका कितना हो जाएगा 17 इलेक्ट्रॉन 1.5
और ये हो जाएगा आपके पास 18 इलेक्ट्रॉन 1 बॉन्ड ऑर्डर। तो जिसका बॉन्ड लेंथ मिनिमम होगा उसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा होगा। तो कौन सा ऑप्शन है आपके पास? थर्ड पार्ट इज योर करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फॉर सिंगली पॉजिटिव नाइट्रोजन मॉलिक्यूल? N2 पॉजिटिव। आपको पता है 14 इलेक्ट्रॉन या 14 से कम इलेक्ट्रॉन वाले सिस्टम होते हैं, वो क्या करते हैं, पाई पहले रखते हैं पी में, फिर आपका सिग्मा आता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आपका सिग्मा से निकलना चाहिए। तो कैसे होगा? सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, यहां तक अभी बिल्कुल ठीक है। पाई 2p2 बिल्कुल ठीक है। तो पहला वाला ऑप्शन ही आपका क्या है? करेक्ट। अगर यहाँ पर देखा जाए तो इतना पोर्शन तो सबका सेम है, यहाँ पर क्या कर दिया, तीनों में सिग्मा प्रेजेंट है पहले, तो गलत हो गया। पहले सिग्मा कब प्रेजेंट होता है? 14 इलेक्ट्रॉन से बाद वाले O2 में और F2 में, इन सब में आपका प्रेजेंट होता है। इज दैट क्लियर? हो जाएगा। चलिए बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। The coordinate bond the acceptor atom must essentially contain in its valence shell of an orbital. Acceptor atom जिसको accept करना है, मतलब वो कैसा होना चाहिए बच्चा? empty in nature होना चाहिए। तो देखते हैं, with paired electrons, नहीं भाई, कोई पेयरिंग नहीं होनी चाहिए। with single electrons, नहीं भाई। with no electrons, बिल्कुल ठीक बात है, empty orbitals होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द बॉन्ड प्रेजेंट इन N2O5, N2O5 कैसे प्रेजेंट होता है? यहां पर बनाता है ये कुछ इस तरीके का बॉन्ड, दिस इज योर N2O5। तो इसमें क्या क्या है? कोवलेंट बॉन्ड भी है और इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी प्रेजेंट है। तो सेकंड पार्ट इज योर करेक्ट ऑप्शन। कोवलेंट बॉन्ड भी है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी है। आपको पता है ना, दिस टू आर योर कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये दोनों क्या है बच्चे आपके पास? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और ये सारे जो भी हैं आपके पास, दिस ऑल आर योर कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड आर नॉट प्रेजेंट इन, इंटरमोलिकुलर पूछा है, तो ये क्या करेगा बच्चे आपके पास? CH3 CH2OH, इस तरीके से एक और मॉलिक्यूल आ जाएगा इसका CH2 CH3। तो यहाँ पर तो हाइड्रोजन बॉन्ड की कंडीशन फुलफिल हो रही है। ठीक है, तो ये तो आपका कंटेन करेगा। बी पार्ट की बात करी जाए, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, यहाँ से भी यहाँ से, तो ये भी करेगा। नेक्स्ट आ जाओ, CH2, ये भी आपका हाइड्रोजन बॉन्ड की कंडीशन फुलफिल कर रहा है, यहाँ से भी कर लेगा, यहाँ से भी कर लेगा। किससे? अपने ही मॉलिक्यूल के नाइट्रोजन से, अपने ही मॉलिक्यूल के नाइट्रोजन से। इज दैट क्लियर? चलिए, अगर डी पार्ट, फोर्थ पार्ट की बात करी जाए तो वो कैसे होगा? CH3OCH3। आप ध्यान से देखें कि तो इसका हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे जुड़ा हुआ ही नहीं है, तो इसका मतलब ये कंडीशन ही फुलफिल नहीं कर रहा, मतलब फोर्थ पार्ट इज योर करेक्ट ऑप्शन। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ वोटालिटी, वोटालिटी मतलब वोलैटिलिटी, वोलैटिलिटी का मतलब क्या होता है बच्चे आपके पास? जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है? कम है। तो ध्यान से देखा जाए, NH3 और H2O, H2O में मोर स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, जिसकी वजह से इसकी वोलैटिलिटी क्या होती है? कम। तो ये तो आपका गलत हो गया। अगर ध्यान से देखा जाए, पैरा नाइट्रोफिनॉल, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, पर इसमें कैसा है बच्चे? दिस इज योर इंट्रा, इंट्रा वाला आपका कम एसोसिएशन करता है, जिसकी वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है? डिक्रीज। और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है तो वोलैटिलिटी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। अगर यहाँ पर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर OH है, हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है? नॉर्मल वेंडर वॉल फोर्सेस। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा तो वोलैटिलिटी कम, तो ये गलत है। HF और HCl, अगेन इसमें क्या प्रेजेंट है? हाइड्रोजन बॉन्ड, और इसमें क्या प्रेजेंट है? वेंडर वॉल फोर्सेस। सेम केस आपका थर्ड और फोर्थ में यूज होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। एसिटिक एसिड एग्जिस्ट एज डाइमर इन बेंजीन ड्यू टू, डाइमर की तरह एग्जिस्ट करता है, कैसा बनाता है भाई? यहाँ पर इस तरीके से, इस तरीके से वो डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो ये किसकी वजह से होता है भाई? दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ
हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सेकेंड पार्ट, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड इज शोन बाय, स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे है भाई, H2O NH3 हाइड्रोजन फ्लोराइड और हाइड्रोजन सल्फाइड। तो इसमें तो हाइड्रोजन बॉन्ड है ही नहीं। अब तीनों में क्या ढूंढना है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव NH और NF और O। तो साफ साफ पता चल रहा है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव किस में है, क्लोरीन में, तो दैट इज योर करेक्ट ऑप्शन। डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन दैट ऑफ वाटर ड्यू टू, डेंसिटी ऑफ आइस ड्यू टू किसकी वजह से, आपके पास जो वाटर मॉलिक्यूल होता है वो सॉलिड स्टेट में पास पास होने के कारण क्या बनाना शुरू कर देता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या क्रिएट हो जाता है बच्चे, एक वॉइड क्रिएट हो जाता है जो उसके वॉल्यूम को क्या करता है, इंक्रीज। और डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, अपने आप डिक्रीज। तो दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ओपन पोर स्ट्रक्चर ऑफ आइस ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आगे बढ़ते हैं। NH3 has abnormally high boiling point because of it हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर ध्यान से देखा जाए तो NH3 और PH3 इन सब में जैसे जैसे आप नीचे जाते हो वैसे वैसे आपका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर वेंडरवॉल फोर्स लग रहा है। लेकिन आपका NH3 सबसे ज्यादा हो जाता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बच्चे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इज दैट क्लियर? चलिए बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ते हैं फटाफट से। कंडीशन फॉर आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, आपको आयनिक बॉन्ड फॉर्म करना है। देखो ध्यान से देखना, आयनिक बॉन्ड किस किस के बीच में बनता है, आपका एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच। अब आपको इतनी बात पता है कि जो मेटल्स होते हैं दैट आर बढ़िया इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और जो नॉन मेटल्स होते हैं दे आर गुड नॉन मेटल इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। मतलब एक बढ़िया मेटल चाहिए और एक बढ़िया नॉन मेटल चाहिए। तो डाउन द ग्रुप जाते जाते आपको पता है कि आपका मेटालिक करेक्टर क्या होता है, इंक्रीज। मेटालिक करेक्टर क्या होता है, इंक्रीज। तो अगर आपको बड़ा कटायन मिल जाए, मेटालिक करेक्टर इंक्रीज हो रहा है डाउन द ग्रुप, इसका मतलब आपको अगर बिग लार्ज कटायन मिल जाए तो वो आपका बढ़िया मेटल होगा और वो बढ़िया आयनिक बॉन्ड बनाएगा। उसी तरीके से अगर आपको यहाँ पर देखा जाए तो डाउन द ग्रुप आपका नॉन मेटालिक करेक्टर क्या होता है, डिक्रीज। नॉन मेटालिक करेक्टर क्या होता है बच्चे, यहाँ पर आपका डिक्रीज कर जाता है, यहाँ पर तो इंक्रीज हो रहा है। आपको क्या चाहिए, बढ़िया नॉन मेटल, इसका मतलब आपको ऊपर वाला नॉन मेटल ही चाहिए। तो बढ़िया नॉन मेटल क्या होगा, बढ़िया नॉन मेटल होगा आपके पास स्मॉलर आयन, स्मॉलर अनायन। इज दैट क्लियर? तो आपका बढ़िया बॉन्ड किस किस के बीच में बनेगा, लार्ज कटायन स्मॉल अनायन। इज दैट क्लियर? तो ये कंप्लीट है, ये गलत हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, लो आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ कटायन एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एफिनिटी ऑफ अनायन। बिल्कुल ठीक बात है, अगर मेटल है तो वो जल्दी से मेटल बने, अपने आप मेटल बने, इसका मतलब आपको उसको पॉजिटिव चार्ज बनाना ना पड़े, जबरदस्ती ना करना पड़े, आयनाइजेशन पोटेंशियल कम रहे। दूसरी बात, अगर वो नॉन मेटल है तो जल्दी से नेगेटिवली चार्ज आयन बने। तो नेगेटिवली चार्ज आयन कब बनता है, जब उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाता है, जिसकी एनर्जी क्या होती है आपके पास, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो जितनी जल्दी एनर्जी इलेक्ट्रॉन ऐड करेगा उतनी ज्यादा एनर्जी निकलेगी, उतनी ज्यादा एनर्जी निकलेगी, इसका मतलब हाई वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो आपके पास ये दोनों हो गया। अब कह रहा है लेस लेटिस एनर्जी, नहीं, ये जो आपका आयनिक कंपाउंड होता है ये किस में एग्जिस्ट करता है, लेटिस फॉर्म में। लेटिस एनर्जी जितनी ज्यादा होगी उतना बढ़िया स्ट्रॉन्ग लेटिस बनेगा, इसी वजह से लेस लेटिस एनर्जी नहीं, हाई लेटिस एनर्जी। तो आपका ऑप्शन कौन कौन सा ठीक हो गया, बी एंड सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। आगे बढ़ते हैं, द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसोसिएशन ऑफ आयनिक कंपाउंड इन वाटर। कौन सा फोर्स आपका डिपेंड करता है, ये रहा आपके पास प्रेजेंट है एक आयनिक कंपाउंड, इन दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब आपके पास कौन आया भाई, आपके पास आया वाटर मॉलिक्यूल, उसने अपना इंट्रैक्शन चालू कर दिया किसके साथ, हमारे पॉजिटिव चार्ज के साथ और नेगेटिव चार्ज के साथ। दिस इज योर डाइपोल और दिस इज योर आयन। तो आपका जैसे जैसे ये वाला फोर्स बढ़ता चला जाएगा, आपका ये वाला फोर्स क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। तो आपका मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो जाएगा। तो
तो आपका किसकी वजह से हो रहा है भाई, आयन डाइपोल फोर्स की वजह से आपका डिसोसिएशन हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मेटल एम इज दिस, द फॉर्मूला ऑफ द ऑक्साइड। अगर ऑक्साइड की बात करें तो O के पास कितना चार्ज है, -2 का। और अगर इसमें बात करें तो इसके पास दो ही ऑप्शन है, या तो अपने आउटर मोस्ट को ये क्या कर ले, 0 बना ले, या तो ये ऑक्टेट रूल फॉलो करके 8 बना ले। अगर 8 बनाने हैं तो इसको क्या करना पड़ेगा भाई, इसको 7 इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे, और अगर 0 बनाना है तो 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करना पड़ेगा। तो क्या करेगा, रिमूव कर देगा। ऊपर से ये मेटल है तो रिमूव करना बेटर समझेगा, 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में पहुंच जाएगा। इसका मतलब M पे कितना चार्ज होगा, पॉजिटिव। इसकी वैलेंसी इसके सर, इसकी वैलेंसी इसके सर, तो M2O इज योर करेक्ट फॉर्मूला फॉर दैट ऑक्साइड। इज दैट क्लियर बच्चा? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the following does not show electrical conductance? आपको बहुत अच्छे से पता है कि कौन आपके पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस नहीं निकाल सकता। आगे बढ़ते हैं। दी मोस्ट कोवलेंट हलाइड, मोस्ट कोवलेंट हलाइड देखना है। कोवलेंट हलाइड कैसे देखोगे, बाय द यूज ऑफ फजान्स रूल। किसकी मदद से बच्चा, फजान्स रूल की मदद से। तो देखो कैसे हो जाएगा, Al तो सब में सेम है पॉजिटिव चार्ज, आपका किसका फर्क पड़ रहा है, आपका अनायन का फर्क पड़ रहा है, और अनायन में भी चार्ज सेम है, -1 -1 -1 -1। तो किसका फर्क पड़ रहा है, साइज का। तो देखो फटाफट से, ये क्या है आपके पास, दिस इज योर फ्लोरीन, छोटा साइज, फिर बड़ा साइज, बड़ा साइज, बड़ा साइज। आपका फजान्स रूल कहता है कि चार्ज क्या चाहिए, दोनों का ही हाई चाहिए, और साइज कैसे चाहिए, कटायन का साइज स्मॉल और अनायन का साइज लार्ज। तो लार्ज अनायन वाला आपका सबसे ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर दिखाएगा। आगे बढ़ते हैं। आयनिक पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट विल बी हाई। आयनिक पोटेंशियल का क्या मतलब है बच्चे, आयनाइजेशन एनर्जी की टर्म्स में ही बात करो तो अगर ये देखा जाए तो इस पे कितना चार्ज है, +1, थोड़ा सा आयनाइजेशन एनर्जी, +2 और ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी, +3 बहुत ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी, +6 बहुत ही ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी। चलो आगे बढ़ते हैं। ऑर्डर ऑफ कोवलेंट कैरेक्टर ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल क्लोराइड्स। कोवलेंट कैरेक्टर बताना है, जितना ज्यादा छोटा हलाइड होगा उतना बढ़िया कोवलेंट कैरेक्टर होगा। तो कैसे होता है, बेटा मांगे कार स्कूटर, तो सबसे छोटे वाले का सबसे ज्यादा होगा, तो थर्ड पार्ट इज योर करेक्ट ऑप्शन, थर्ड पार्ट इज योर करेक्ट ऑप्शन। द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग पोलराइजेबल आयन, डिक्रीजिंग पोलराइजेबल बताना है, सबसे ज्यादा किसका होगा, I नेगेटिव, फिर Br, फिर Cl और फिर F। डिक्रीजिंग बताना था, सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर धीरे धीरे डिक्रीज होता चला जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अमंग द फॉलोइंग विच कंपाउंड विल शो हाईएस्ट लेटेस्ट एनर्जी। लेटेस्ट एनर्जी का क्या फैक्टर है, चार्ज ज्यादा, चार्ज ज्यादा और साइज कम। ठीक है, तो चार्ज सब पे सेम है, +1 +1 +1 +1 -1 -1 -1। साइज क्या करना है, छोटा। तो आपको पता है ये सारे तो क्या है, सेम हो गए। किसका साइज देखोगे, कटायन का, तो सबसे छोटा साइज किसका होता है बच्चे, आपके पास सोडियम का। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी NaF। चलिए आगे बढ़ते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ लेटेस्ट एनर्जी, सेम फैक्टर, आपके पास चार्ज कैसा होता है, ज्यादा, और साइज कैसा होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, कम। तो देखो फटाफट से, NaF NaCl NaBr Nai, तो साइज क्या है, सेम, सॉरी चार्ज क्या है, सेम, +1 -1 +1 -1 सब में वही चल रहा है। आपका अब कौन सा फैक्टर काम करेगा, साइज। तो साइज देख लो, Na सेम है। अब क्या देखोगे आप, अनायन का साइज, तो फ्लोरीन सबसे कम, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, A पार्ट इज योर करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच हैज ग्रेटर लेटेस्ट एनर्जी, सब में लेटेस्ट एनर्जी किसकी ग्रेटर है, सबसे पहले चार्ज का फैक्टर, -1 +1 -1 +1 +2 -2। तो सबसे ज्यादा किस में हो जाएगा बच्चे, फोर्थ पार्ट में सबसे ज्यादा हो जाएगा। फिर थर्ड पार्ट, अगेन विच अनायनिक कंपाउंड हैज द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ लेटेस्ट एनर्जी। फिर से चार्ज सबसे ज्यादा, +1 -1 डिस्क्वालीफाई, +2 -2 डिस्क्वालीफाई, +1 +3, और ये क्या हो जाएगा आपके पास
-3, ये भी +3 -3। अब देखो एक के ऊपर ज्यादा चार्ज, तो वही क्या हो जाएगा आपके पास करेक्ट ऑप्शन। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर बच्चे? चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following has highest lattice enthalpy? Again, +1 -1 +2 -2 +1 -1 +2 -2, तो ये दोनों तो ऐसे डिस्क्वालीफाई हो गए। इन दोनों में फिर क्या यूज होगा? अब होगा साइज का फैक्टर यूज। तो फटाफट से देखते हैं, क्योंकि दोनों में सेम अमाउंट ऑफ अट्रैक्शन। अगर साइज का फैक्टर देखा जाए तो कैसे हो जाएगा बच्चे? ध्यान से देख, सी ए और बी ए कौन सा छोटा है? आपका सी ए छोटा है, तो इसी की लेटिस एनर्जी क्या होगी? ज्यादा। ऐसे क्वेश्चन मिनट्स में करने हैं, मैं समझा के बता रही हूँ आपको, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बट आपको विद इन द सेकेंड ये क्वेश्चंस पता होने चाहिए, आने चाहिए। ठीक है बच्चा, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेटेस्ट एनर्जी इफेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर? स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड, बिल्कुल ठीक बात है, जितनी ज्यादा लेटेस्ट एनर्जी उतना ज्यादा मेरा कंपाउंड स्टेबल। मेल्टिंग पॉइंट, बिल्कुल ठीक बात है ये भी, कि आपके पास जितनी ज्यादा लेटेस्ट एनर्जी उतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट भी आपका लेटेस्ट एनर्जी से इफेक्ट करता है, बिल्कुल। तो दिस ऑल ऑफ द अबव आर द फॉलोइंग फैक्टर दैट अफेक्ट्स विद द लेटेस्ट एनर्जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following has largest size in aqueous medium? ध्यान से देखना, अगर हम नॉर्मल ट्रेंड देखें, नॉर्मल ट्रेंड देखें तो ये फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स है, तो नॉर्मल ट्रेंड में कैसा हो जाएगा? लिथियम सबसे छोटा, उसके बाद सोडियम, उसके बाद पोटेशियम और उसके बाद सीजियम, है ना? इस तरीके से चलेगा। लेकिन अगर जब हम एक्वस मीडियम में चले जाते हैं तो हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल इन सबको घेर लेता है। अब जिसका साइज छोटा उसका हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा, तो उस पर वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा घिरेगा। वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा घिरेगा, इसका मतलब उसका साइज बहुत ही बड़ा हो जाएगा। तो लिथियम प्लस का साइज सबसे बड़ा, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर सीजियम। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है बच्चे? लिथियम। लार्जेस्ट पूछा है तो लिथियम वाला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। Which of the following has correct placement of lone pairs and bond pair? लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर की करेक्ट प्लेसमेंट, आपके पास कौन सा? ट्रायगोनल प्लान है। आपको पता है लोन पेयर आप कोशिश करते हो कहां पर जाए? हमेशा इक्विटोरियल पे जाए। कहां पर जाए बच्चा? इक्विटोरियल पे जाए। ठीक है, तो इक्विटोरियल, यहां पर देखो एक एक्सियल पे डाल दिया तो गलत हो गया। ये आपका इक्विटोरियल पे है, दिस इज योर करेक्ट। यहाँ पर भी दोनों एक्सियल में है, यहाँ पर भी एक एक्सियल में है, तो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। इज दैट क्लियर? चलिए, इक्विटोरियल पे क्यों रखते हैं? क्योंकि वहां पर मिनिमम लोन पेयर एज वेल एज मिनिमम लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन देखा जाता है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा आपको लिस्ट मैच करनी है, ठीक है भाई, ध्यान से देखना, आपको पता है इतनी बात। PCl5 ये कैसा होता है? ट्रायगोनल बाय पिरामिडल, तो फटाफट से मैच कर दो। बी का 3, तो बी का 3 कहाँ पर है? फर्स्ट ऑप्शन आपका कैंसल आउट हो गया। CCl4 कैसा होता है आपका? टेट्राहेड्रल इन नेचर, तो फिर से बता दो, डी का क्या हो जाएगा? 2, तो डी का 2, फिर से आपका कौन सा कैंसल आउट हो गया? थर्ड वाला कैंसल आउट हो। ठीक है, बाकी अब आप निकाल सकते हो, जैसे ClF3 अगर ए वाले ही आपने कर लिया तो हो जाएगा। ClF3 कैसा बनेगा भाई? ये बनेगा आपका इस तरीके से टी शेप। क्लियर होती है इतनी बात? टी शेप। तो ए का क्या हो जाएगा आपका? 5, तो ए का 5 आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? 2, तो ए का 5, बी का 3, बहुत ही बढ़िया, सी का 4, ClF4 का क्या हो चुका है अब? स्क्वायर पिरामिडल F5 का, और डी का क्या हो चुका है? 2 पहले से ही, और ई बचा आपका XeF4 दैट इज योर C100। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो देखते हैं क्या बोल रहा है। वाटर इज अ गुड सॉल्वेंट फॉर आयनिक कंपाउंड्स बट पुअर फॉर कोवलेंट कंपाउंड्स, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि आपके पास आयनिक कैसे होते हैं? पोलर इन नेचर होते हैं, और कोवलेंट कैसे होते हैं? नॉन पोलर इन नेचर होते हैं, मेनली नॉन पोलर होते हैं, है ना, इस वजह से। और आपका पोलर वाटर कैसा है? पोलर, तो लाइक डिसॉल्व लाइक वाला फैक्टर यहाँ पर चल जाता है। जनरली आपके ये नॉन पोलर में कंसीडर किया जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ आयन रिलीजेस सफिशिएंट अमाउंट टू ओवरकम लेटिस एनर्जी एंड ब्रेक हाइड्रोजन बॉन्ड इन वाटर while covalent compounds interact so weakly even van der Waals forces between molecule of covalent compounds cannot be broken। बिल्कुल ठीक बात है।
तो assertion and reason both are correct and reason is a correct explanation for assertion. क्लियर होती है इतनी बातें? चलिए, हर तरीके का क्वेश्चन देख लिया हमने, assertion reason देख लिया, मैच द फॉलोइंग देख ली, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स देख लिए, सब कुछ हमने यहाँ पर कर लिया है। आगे बढ़ते हैं। गिवन द करेक्ट स्टेटमेंट initially T or F for the following statement, use T is statement is true and F if statement is false. तो T यूज करना है अगर आपका, if कर लो बच्चे इसको, स्टेटमेंट ट्रू है, और फॉल्स करना है जब आपका स्टेटमेंट फॉल्स। देखो, द ऑर्डर ऑफ रिपल्शन बिटवीन डिफरेंट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज लोन पेयर सबसे ज्यादा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। बिल्कुल ट्रू है ये, क्यों ट्रू है? अकॉर्डिंग टू VSCPR वेस्पर थ्योरी आपको ये बताती, ठीक है, तो ट्रू है, तो सारे ही ट्रू हैं भाई, इसमें तो आप कैंसिल आउट नहीं कर सकते। आगे बढ़ते। इन जनरल एज द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द सेंट्रल एटम इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ द बॉन्ड एंगल फ्रॉम नॉर्मल बॉन्ड एंगल ऑल्सो इंक्रीज। तो ये क्या है? फॉल्स। कैसे पता चला? अगर आपको ध्यान से देखा जाए तो आपने क्या एग्जाम्पल लिया है? CH4 का एग्जाम्पल लिया है। CH4 में अभी एक भी लोन पेयर नहीं है, बॉन्ड एंगल इज योर 109.5 डिग्री। अगर अभी मैं ले लूं NH3 तो एक लोन पेयर आ गया, 3 है, तो इसका जो बॉन्ड एंगल होता है वो डिक्रीज कर जाता है ड्यू टू द रिपल्शन। तो बॉन्ड एंगल कितना हो जाता है इसका? 107। और अगर मैं ध्यान से देखूं अब H2O, तो इसमें 2 लोन पेयर आ चुके हैं, तो अब इसका बॉन्ड एंगल कितने के अप्रोक्स आ जाता है बच्चे? 104। तो बॉन्ड एंगल क्या होता है? डिक्रीज होता है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन कैंसिल आउट हो गया। द नंबर ऑफ लोन पेयर इन ऑन O ऑफ H2O इज 2। बिल्कुल ठीक बात है, अभी तो बनाया, 2 है लोन पेयर, बहुत ही बढ़िया। वाइल ऑन N इज NH3 इज 1। बिल्कुल ठीक बात है, N पे 1 प्रेजेंट है, तो ये कितना हो जाएगा? ट्रू। तो आपका जो भी थर्ड पार्ट में फॉल्स दे रखा है वो कैंसिल आउट हो गया, फोर्थ ऑप्शन कैंसिल आउट हो गया। आगे बढ़ते हैं। The structure of xenon fluorides and xenon oxyfluorides could not be explained on the basis of Vesper theory. This is your false statement. आपको पता है XeF2 आप वेस्पर से बता सकते हो, XeO2F2 आप वेस्पर से बता सकते हो, यही तो है। xenon fluorides are this, xenon oxyfluorides are this, XeOF4 ये भी वेस्पर से बता सकते हो। तो आपका ट्रू फॉल्स, तो आपका सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है भाई, कुड नॉट बोला है उसने, ध्यान से देखिएगा, कुड नॉट बोला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Consider the following statement. In F2 molecule, FF pi sigma bond is formed by the axial overlapping of 2 p orbitals. बिल्कुल ठीक बात है, ये आपके पास बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। आपसे पूछा है which of the following statement are incorrect, इनकरेक्ट वाली बतानी है। In O2 molecule, 1 sigma bond is formed by axial overlapping of p orbitals and 1 pi bond is formed by lateral overlapping of p orbital। बिल्कुल ठीक बात है, आपके पास एक axial sigma bond और एक कोलेटरल pi bond। In N2 molecule, 1 sigma and 2 pi bonds, that is all the 3 bonds are formed by lateral overlapping। बिल्कुल गलत बात है, एक सिग्मा है तो वो लेटरल से बन ही नहीं सकता, वो किससे बनेगा? हमेशा एक्सियल से ही बनेगा। टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड ठीक बताए, पर तीनों को बोल दिया कि आपका लेटरल से बनेगा। सिग्मा वाला कैसे बनेगा आपका? ये बनेगा आपका। क्लियर है इतनी बात? तो कौन सा ऑप्शन गलत है? बस थर्ड पार्ट आपका गलत है, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर, आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। BF3 हैज नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट, गलत बात है। BF3 कैसा है आपके पास? जीरो डाइपोल मोमेंट, नॉन पोलर कंपाउंड है। डाइपोल मोमेंट ऑफ NF3 इज ग्रेटर देन दैट ऑफ NH3, बिल्कुल गलत बात। NF3 का डाइपोल मोमेंट कैसे है? F ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इस साइड खींच रहा है, ये ऊपर की साइड, तो कुछ ना कुछ कैंसल आउट होगा इनका रिजल्टेंट से। लेकिन अगर NH3 की बात करी जाए तो NH3 कैसा है? सपोर्टिंग है, ये भी ऊपर की साइड, ये भी ऊपर की साइड, ये भी ऊपर की साइड, तो इसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू NF3। 3 कैनोनिकल फॉर्म्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम CO2, बिल्कुल ठीक बात है, 3 आपके रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगे इस तरीके से, इस तरीके से आपके, इसको कर दिया अब
एक सिंगल, इसको कर दिया डबल और नेगेटिव नेगेटिव चार्ज। और लास्ट वाला कैसे बनेगा, अब इसको सिंगल कर दिया, इसको भी सिंगल कर दिया और इसको। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर? तो यही आपका करेक्ट ऑप्शन है। कह रहा है 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैन बी ड्रॉन फ्रॉम ओजोन। ओजोन से कितने बनते हैं बच्चा, सिर्फ और सिर्फ 2 स्ट्रक्चर ही आपके एग्जिस्ट करेंगे। ओजोन के कितने करते हैं बच्चा, 2 स्ट्रक्चर, उसने क्या कह दिया 3, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। अगला बढ़ते हैं, कंसीडर 2 एलिमेंट्स P and Q and P has 2 and Q has 6 electrons in their outermost shell. Then the compound having the formula. अगर P के पास 2 है तो इसको आउटर मोस्ट करने के लिए या तो ये 0 पे चला जाए या तो 8 पे चला जाए। तो ये क्या बोलेगा कि मैं 0 पे चला जाता हूँ, क्योंकि 8 के लिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बहुत ही ज्यादा 6 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने पड़ेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, P पॉजिटिव। अगर Q के पास 6 है तो इसके पास ऑप्शन है या तो 0 चला जाए या तो 8, तो ये कहाँ चला जाएगा 8, क्योंकि इसको क्या करना पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करना पड़ेगा। तो Q हो जाएगा 2 नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास PQ। तो आपका करेक्ट ऑप्शन विल बी दिस वन। ठीक है बच्चा, चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following pair of ions are isoelectronic and isostructure? Isoelectronic का क्या मतलब है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होने चाहिए, सेम। और आइसोस्ट्रक्चरल का क्या मतलब है, शेप क्या होनी चाहिए, सेम। शेप क्या होनी चाहिए बच्चा, सेम। कैसे करोगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करोगे, उसके बाद आप कुछ आगे बढ़ोगे। तो देखते हैं, सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं भाई, टोटल 16 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, माइनस मल्टीप्लाई बाय 3, और टोटल कितना हो जाएगा 2। तो कितना हो जाएगा भाई 16 + 24 + 2, तो दिस विल बी 4 6 10 2, 1 पे चला गया 3 and 4, 42 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर इसकी बात करी जाए, दिस इज फॉर SO3 2-। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, इसकी बात करते हैं कैसे होगा भाई। आपके पास NO3 मॉलिक्यूल 2- है, सॉरी माइनस, तो ये तो ऐसे ही दिख रहा है कि नहीं हो पाएगा भाई। नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन, 7 + 3 × 8 + 1, तो कितना हो गया भाई 24 इलेक्ट्रॉन्स इसका, और प्लस कर दो तो 32 इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है। तो ये तो बिल्कुल आइसो इलेक्ट्रॉनिक इन नेचर नहीं है, ये तो बिल्कुल आइसो इलेक्ट्रॉनिक इन नेचर नहीं है। ध्यान से देखा जाए, CO3 का निकालते हैं, SO3 का तो निकाल ही सकते हैं, निकाल ही रखा है। CO3 का निकालते हैं हम, CO3 2-। कैसे हो जाएगा भाई CO3 2-, ध्यान से देखो, कार्बन के पास 6 + अगेन 3 × 8 + 2, तो अगेन कितना हो गया इसके पास, दिस वाज आल्सो 32। तो ये दोनों तो नहीं हो सकता क्योंकि इसमें 42 आ रहा है और इसमें 32, तो ये भी ऑप्शन नहीं है, ये भी ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, ClO3 का निकालते हैं। ClO3 का कैसे निकालोगे, ये कंटेन करता है आपका 16 से 17, दैट इज योर 3 × 8 और +1, तो कितना हो जाएगा भाई आपके पास 18 + 24, कितना हो गया भाई 2 आ जाएगा यहाँ पर 1, तो 42। इसमें दोनों में सेम सेम इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, अगेन इसमें 42 और इसमें आपने देखा 38, तो आपका ऑप्शन तो ऐसे ही क्लियर हो गया कि सेकंड पार्ट। दोनों का स्ट्रक्चर भी देख लो, अगर इसका देखा जाए तो ये कैसा बनता है भाई, दिस इज योर, ध्यान से देखो, दिस इज योर ClO3-, तो आपके पास सॉरी Cl बनेगा 1 2 1 2 3 4 5 और एक क्या बनेगा लोन पे, ठीक है, पिरामिडल शेप बनेगी। SO3 2- कैसे बनेगा, एक नेगेटिव एक नेगेटिव, एक डबल बॉन्ड और एक लोन पेयर प्रेजेंट होगा। तो ये भी पिरामिडल, ये भी पिरामिडल, दोनों का स्ट्रक्चर क्या है, सेम। तो सेकंड पार्ट इज योर करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, Which one of the following pair of molecule will have permanent dipole moment? Dipole moment के इतने सारे क्वेश्चंस कराए आपको, अब आपको होमवर्क है। डायपोल मोमेंट, परमानेंट डायपोल मोमेंट का क्या मतलब है, आपको क्या ढूंढना है, पोलर मॉलिक्यूल ढूंढना है। क्या करना है बच्चा, पोलर मॉलिक्यूल ढूंढने हैं। ठीक है बच्चे, कहीं पे भी नॉन पोलर दिख जाए ना, बस उसको हटा देना। जैसे कि CO2, ये कैसा हो जाएगा आपके पास, दिस इज योर नॉन पोलर, तो ये हटा दिया, यहां से भी हट गया।
अब यहाँ पर देखो SiF4 किसकी तरह काम करेगा, CH4 की तरह काम करेगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, नॉन पोलर, ये भी हट गया। वैसे तो मैंने ही आपको आंसर बता दिया 2 पार्ट। ऐसे क्वेश्चंस कैसे करते हैं, एलिमिनेशन में करते हैं, ठीक है। जो जो नॉन पोलर है वो ढूंढ लो, पोलर वाला अपने आप मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब क्या पूछा है आपसे, अमंगेस्ट द फॉलोइंग विद ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट आयनिक करेक्टर, लीस्ट आयनिक करेक्टर और ग्रेटर आयनिक करेक्टर बताना। ये भी 50 रूल से हो जाएगा भाई आपका, ये चीज मैं होमवर्क में देना चाहती हूँ आपको। कमेंट सेक्शन में जल्दी से कमेंट करके बताओ, अब मुझे पता भी चल जाएगा, जिस जिस बच्चे ने वीडियो देखी होगी, सपोर्ट दे रहे होगे मुझे, तो मुझे पता चल जाएगा जब आप इस वाले क्वेश्चन का आंसर कमेंट करोगे। तो कमेंट सेक्शन में इस वाले क्वेश्चन का आंसर पक्का से कमेंट करके मुझे बताओगे, ठीक है बच्चा। लास्ट क्वेश्चन था इसलिए होमवर्क में है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। आई होप आपका पूरा चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग यहाँ से रिवाइज हो गया हो और आपको मेरे साथ इतने सारे क्वेश्चंस करके मजा आया। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, थैंक यू, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, टाटा। अच्छा एक बात और, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा उस लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर, साथ में ये वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा, कौन सा क्वेश्चन आपसे हुआ, कौन से क्वेश्चन में बहुत मजा आया, वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। थोड़ा सा प्यार आप दिखाइए, थोड़ी सी मेहनत हम करेंगे, आपके नीट में एक अच्छे रैंक के साथ, एक अच्छे स्कोर के साथ अच्छा कॉलेज आपको दिलवा के रहेंगे, ठीक है बच्चा। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, बाय बाय, टाटा।